अस्सलामुअलैकुम, आप सबको स्वागत है आपका फिर से मेरी इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं उबैर फयाज, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट सर सलीमुल्ला मेडिकल कॉलेज से। ये वीडियो लगभग लास्ट वीडियो के लगभग 15 डेज़ के बाद आ रहा है। वो वीडियो मैंने बनाया था दिल्ली में जब मैं घर से निकला था। जब से मैं यहाँ पहुँचा हूँ इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया, मतलब मौका भी नहीं मिलता था आप लोगों की डीएम्स को एड्रेस करने का। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पेपर पे लिख के लाए हैं। कॉमन क्वेश्चन जो सबके हैं वो मैं थोड़े से एड्रेस करूँगा इस वीडियो में, और जब मुझे आगे थोड़ा सा टाइम मिले फिर मैं सेपरेट इन टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियोस लेके आऊँगा। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो जब से आपके नीट यूजी 2025 के रिजल्ट्स आए हैं तब से जो है आप कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सीरियस हो गए हो, तो जो कि होना भी चाहिए। तो उसी मुकाबले में उसी नतीजे में स्टूडेंट्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस डीएमएस में भेज रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लगभग टोटली 6 क्वेश्चंस है, जिसमें पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने वाला ये है कि क्या एमबीबीएस अब्रॉड रियली वर्थ इट है। नंबर सेकेंड जो मैं चीज़ डिस्कस करूँगा दैट इज़ बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ में एमबीबीएस इन बांग्लादेश वर्सेस अदर कंट्रीज़ में क्या डिफरेंस है। नंबर थर्ड क्वेश्चन, टोटल कितना पैसा लगता है एक प्राइवेट एमबीबीएस डिग्री हासिल करने में, चाहे वो किसी भी कंट्री में, मैं जनरल आपको बोलूँगा। नंबर 4 क्वेश्चन क्या आपने सबसे ज़्यादा पूछा है वो है कि क्या नेक्स्ट सेशन में बांग्लादेश में क्लासेस जनवरी से स्टार्ट हो रही है। ये नंबर 4 सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। नंबर 5, एफएमजी इम्प्लीमेंट होगा या नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट होगा। आपको पता ही है एफएमजी देना पड़ता है जब भी एक फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट अपनी डिग्री किसी भी अब्रॉड किसी कंट्री में कंप्लीट करता है, उसको एक एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होता है। नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिजर्वेशन कहाँ पहुँची। जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, रिजर्वेशन कहाँ पहुँची और हम कौन से कोर्सेज चूज़ करेंगे अदर देन एमबीबीएस। अगर खुदा न खास्ता किसी को काउंसलिंग में एमबीबीएस नहीं मिलता है तो एमबीबीएस के बगैर वो कौन से कोर्सेज प्रेफर कर सकता है। ठीक है, 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को हम लेंगे। जो आज वीडियो पे मतलब जो चैनल पे आज पहली बार आया है, अगर किसी को ये वीडियो पहली बार सजेस्ट हुआ है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए। क्या पता अगली बार आपको सजेशन में ये वीडियो ना मिले, तो वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप ये चैनल फॉलो कर सकते हो विद मिनिमम टाइम वेस्टेज। ठीक है, बिना टाइम ज़ाया करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। इज़ एमबीबीएस अब्रॉड रियली वर्थ, सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन। देखिए, एमबीबीएस इट सेल्फ इज़ ए ब्रांड। आपको पता है ये एक ओवर हाइपर डिग्री इंडिया में भी और किसी भी कंट्री में आप जाओगे, जब भी आप किसी को बोलोगे कि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, ऑटोमेटिकली उसके दिल में उसके दिमाग में आपके लिए रेस्पेक्ट बढ़ती है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग प्रोफेशंस इन इंडिया एंड करंटली इन वर्ल्ड राइट नाउ। अब क्वेश्चन क्या है, एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ है या नहीं। सबसे पहले अगर बात की जाए, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है या नेशनल मेडिकल कमीशन, उन्होंने कुछ गाइडलाइन सेट की है कि अगर बच्चा अब्रॉड जाना चाहे उसको 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूरी रखना है। वो 3 चीज़ें क्या है। नंबर 1 इज़ बच्चे का नीट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ बांग्लादेश की, अगर बच्चे का नीट 2024 क्वालिफाई था, वो 2024 की बात करूँ, अगर 24 का नीट क्वालिफाई था, वो इस साल के सेशन के बच्चों के साथ एलिजिबल था। अब अगर किसी का नीट 2024 या उससे पहले कोई भी अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं था, वो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एलिजिबल नहीं था। वो अगर कॉलेज में एडमिशन ले भी लेता बट उसको एफएमजी एग्ज़ाम में जब वो अपीयर होता उसको वहाँ पे प्रॉब्लम आती। तो नीट क्वालिफिकेशन इज़ मैंडेटरी, दिस इज़ नंबर 1 गाइडलाइन। नंबर 2, जिस भी कंट्री में बच्चा एमबीबीएस करने जाए उसको वहाँ की लाइसेंस लाना कंपलसरी, यानी कि वहाँ का एक वेरीफाइड रजिस्टर्ड डॉक्टर वो होना चाहिए। नंबर 3, जब भी बच्चा अब्रॉड से एमबीबीएस करके वापस आए उसको एक लाइसेंस मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में अपीयर होना है। जब वो मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम उसको क्लियर हो जाएगा तो वो एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर माना जाए। अगर आप इन 3 क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रहे हो आफ्टर योर एमबीबीएस डिग्री, इफ़ यू हैव क्वालिफाइड एफएमजी, तो आप एक इंडियन रजिस्टर्ड डॉक्टर बन गए। अगर आपने इंटर्नशिप यहाँ से की, किसी अब्रॉड कंट्री से की या इंडिया में की, वंस यू आर डन विद द इंटर्नशिप, आपकी लाइसेंस आ गई, आपकी एक पीआर आ गई, तो उसके बाद आप जो है एक डॉक्टर बन गए। विच मीन्स अगर आपने एमबीबीएस कहीं से भी की है, वेदर यू हैव क्वालिफाइड योर एमबीबीएस फ्रॉम एम्स दिल्ली or you have qualified your aims from Iran or Bangladesh, any other country,
उसके बाद आपने लाइसेंसिंग एग्जाम दिया, आप और एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट सेम है, ठीक है। तो इस बात को दिमाग से निकालिए कि डिस्क्रिमिनेशन, एफएमजीज एंड आईएमजी नथिंग। मैंने वो डॉक्टर्स भी देखे हैं जो एक इंडियन मेडिकल डॉक्टर को मतलब बात भी नहीं करने देते। मैं जिन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं उनको हिंट आ गया होगा। रिसेंटली हमारे कॉलेज से कुछ एफएमजीज निकले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो डॉक्टर इंटर्नशिप में अपेंडिसेक्टोमी, सी सेक्शन, कॉलिसिस्टेक्टोमी में असिस्ट कर सकता है, यू कैन इमेजिन कि उस डॉक्टर ने कितना एमबीबीएस के दौरान सीखा है। तो आप आज भी अपने आसपास के डॉक्टर्स को देखते होंगे या मेडिकल कॉलेज जो आपके आसपास इर्द गिर्द स्टेट्स में है, वहाँ पे आपको लगभग 50% डॉक्टर्स फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स मिले। सो एमबीबीएस अब्रॉड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज वर्थ। अगर आपका पैशन है, अगर आपका ड्रीम है मेडिसिन को चेंज करना है, देन यू शुड गो फॉर इट। आपको रिग्रेट नहीं रखना है दिमाग में कि काश मैंने एमबीबीएस किया होता। आप फिर 30 साल की उम्र पे पहुंचोगे, फिर आप सोचोगे काश मैंने एमबीबीएस किया होता। तो उस रिग्रेट से बचने के लिए इफ़ यू आर मूविंग अब्रॉड, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, नो डाउट, बट उस इन्वेस्टमेंट से वही इन्वेस्टमेंट आपको ड्राइव करेगा एक अब्रॉड कंट्री में जाके वहाँ मेहनत करना। क्योंकि आपको दिमाग में ये रखा होगा कि मेरे माँ बाप या मेरे घर वाले मेरे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट का मुझे जो है उनको कल कुछ फल देना है। तो आप यहाँ पे डे 1 से आके मेहनत स्टार्ट करो। सो दिस वॉज नंबर 1 क्वेश्चन। अगर मैं इसी पे बैठा तो 1 घंटा चला जाएगा। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, बांग्लादेश वर्सेस अदर कंट्रीज। चलो भैया, आपने बोला कि हाँ बांग्लादेश या एमबीबीएस अब्रॉड सेफ है या वर्थ है। अब हम कहाँ जाए? हम बांग्लादेश जाए या फिर किसी और कंट्री में? सबसे पहले अगर एमबीबीएस की बात की जाए, जब भी एमबीबीएस की बात आती है तो बांग्लादेश इमर्ज इज द फर्स्ट प्रेफरेंशियल चॉइस व्हेन इट कम्स टू स्टडीइंग एमबीबीएस। क्यों? क्योंकि वो है यहाँ एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे बच्चे को ऐसे एमबीबीएस पढ़ाया जाता है, मेडिसिन पढ़ाया जाता है कि मतलब मैं तो खुद यहाँ आके परेशान हो गया कि मुझे एक क्वेश्चन साल में 5 बार सुनाना पड़ता है। Here a 4-tier examination system is currently working, that is item, card, term and prof. अगर आप कोई डिजीज सपोज जॉन्डिस पढ़ रहे हो, एक बार कल वो आपको वो डिजीज एक टीचर को सुनानी है, 2 महीने के बाद उसी डिजीज का आपको रिटर्न भी देना है, और जब आपका प्रॉफ होगा वही डिजीज आपको एग्जाम में भी लिखनी है। तो विच अल्टीमेटली बूस्ट्स द एफएमजी प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरेंट। तो मैं इन शॉर्ट यही बताऊंगा, आपको जब भी ये चूज़ करना होगा कि मुझे एमबीबीएस बांग्लादेश से करनी है या डिफरेंट एक कंट्री से, सबसे पहले उस कंट्री का डिजीज़ पैटर्न देखिए। क्या आपका डिजीज़ पैटर्न जो आप कंट्री में पढ़ रहे हो, क्या आपको वो इंडिया से अलाइन हो रहा है? क्या मेडिकल कमीशन का डिजीज़ पैटर्न और एक बांग्लादेश या ईरान का डिजीज़ पैटर्न सेम है या नहीं? व्हेन इट कम्स टू डिजीज़ पैटर्न, ओनली 101% एक ही कंट्री फॉलो करती है उस डिजीज पैटर्न को, दैट इज ओनली बांग्लादेश। तो अगर आप कोई डिजीज पढ़ रहे हो, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हो, उसका इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ रहे हो, आप उसका ट्रीटमेंट पढ़ रहे हो, तो वो एक ही कंट्री है जिनका अलाइन हो रहा है आपस में, दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश एंड इंडिया 100% इनका मेडिकल एजुकेशन अलाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुक्स भी सेम यूज हो रही है और यहाँ पे जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं उनमें से मैक्सिमम इंडियंस हैं, वो वहाँ से यहाँ आए। दैट इज वाई FMG passing percentage of Bangladesh was highest among all other countries in the last year, that was 47% of passing। और दूसरी बात, NMC की रिसेंट गाइडलाइन आपको पता होगी कि आप जिस भी कंट्री में MBBS करने जा रहे हो, आपको उस कंट्री की लाइसेंस लाना ज़रूरी है। यानी कि आपको वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है और वहाँ से लाइसेंस लानी है। और जब भी आप बांग्लादेश में MBBS कंप्लीट करते हो, आफ्टर योर 5 इयर्स आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है और इंटर्नशिप के बाद, कंप्लीशन के बाद आपकी लाइसेंस आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। आपको उसके लिए कोई सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है। और जबकि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात की जाए, जो ही आप वहाँ पे इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो, आपको वहाँ के एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा, तब जाके आपको उस कंट्री की लाइसेंस मिलेगी, विच मीन्स मोर 6 months, या अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो 1 साल और। तो बी स्मार्ट विद योर चॉइस, and for this reason Bangladesh emerges the first preferential choice। now third question, भैया टोटल कितना खर्चा या कितना पैसा लगता है एक MBBS डिग्री हासिल करने में?
इसको आप ये क्वेश्चन भी ले सकते हो, क्या सस्ती पढ़ाई या महंगा धोखा? बांग्लादेश की बात की जाए, क्योंकि मैं खुद एक बांग्लादेशी स्टूडेंट हूँ, मेरा तो आपको पता ही है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज में। मेरा तो फीस है नहीं, तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताता फीस की, क्योंकि हमारा फीस ही नहीं है तो मैं आपको नहीं बता सकता कि फ़ीस कितना है। एग्जैक्ट डिटेल पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज का कंफर्म करके पता लग गया है। मेरा फीस क्यों नहीं है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैंने वीडियो की लिंक डाल रखी है, आप कैसे फ्री MBBS बांग्लादेश में पढ़ सकते हैं, या मेरी चैनल पे आपको उस किस्म के वीडियोस मिल सकते हैं। ठीक है, साग कोटा नाम का एक कोटा होता है जिसके थ्रू आप जो है फ्री MBBS पढ़ सकते हो। अच्छा, टोटल कितना पैसा? आपके 5 साल के MBBS में बांग्लादेश में 35 lakhs में आपका पूरा MBBS कवर होगा, इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फी। याद रखो, इसमें मैं मेस फी इंक्लूड नहीं कर रहा। इसमें आपका क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें आपका इंक्लूड होगा हॉस्टल प्लस ट्यूशन, वो आपका इसमें टोटल इंक्लूड है। और 35 lakhs में विद इन ढाका आपको बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बाकी कंट्रीज में कितना? ईरान में ऑब्वियसली आपको MBBS थोड़ा कम ही मिलेगा, एटलीस्ट 22 lakhs में आपका वहाँ पे MBBS कंप्लीट हो जाता है ईरान में। बट उसके कुछ और कंसिक्वेंसेस भी है या साइड इफ़ेक्ट्स भी है अगर आप वहाँ पढ़ने जाते हो। वहाँ पे आपका पूरा MBBS कंप्लीट कब होगा? आपको वहाँ पे 6 महीने ज़्यादा लगेंगे इंडिया से, ये बांग्लादेश से, या 1 साल भी लग सकता है। वहाँ की इंटर्नशिप 1.5 साल की है, और वहाँ के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बैठना होगा, तब जाके आपको उस कंट्री की लाइसेंस मिलेगी। ठीक है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जल्दी इंशाल्लाह कि ईरान में MBBS के क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। और रिसेंटली वॉर का सिचुएशन आपको पता ही है, तो आप तो मतलब इस साल तो आप वहाँ मत जाइएगा, वहाँ इस साल आप अवॉइड ही करिएगा। अभी हम देखते हैं क्या हालात रहते हैं। ठीक है, ये था 3rd क्वेश्चन। नंबर 4 क्वेश्चन इज, क्या नेक्स्ट सेशन में बांग्लादेश में जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही है? आपको पता ही है बांग्लादेश में इस साल क्लासेस कब स्टार्ट हुई? वो स्टार्ट हुई जून में, लास्ट वीक ऑफ जून। अभी तो 1 जुलाई आधे कॉलेज ने क्लासेस स्टार्ट की। तो आपको पता ही है, जब कोविड हुआ था यहाँ पे एक्चुअल सेशन जनवरी ही रहता था, बट कोविड के कारण पीछे पीछे चला गया, और जहाँ तक ये सेशन पहुँच गया जून। तो इस साल यह प्लान कर रहे हैं कि हम जो है सेशन को आगे लाएं। अगर इन्होंने सेशन आगे लाई, मुझे वैसे स्मेल आ रही है कि सेशन आगे ला सकते हैं। अगर ये सेशन आगे लाते हैं तो DGME रजिस्ट्रेशंस नेक्स्ट सेशन के लिए कब खुलेंगी? उसका पोर्टल अगस्त के लास्ट वीक में ही खुलेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये DGME क्या होता है। इट इज़ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन बांग्लादेश की एक सेपरेट वेबसाइट होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। 8,000 रुपीज़ फीस होता है, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत होती है। उसमें अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो वो आपको मैं करा सकता हूँ। और कॉलेज वगैरह, ये कौन से कॉलेज ऐसे अच्छे हैं विद इन ढाका, आउटसाइड ढाका, बॉर्डर साइड पे कौन से कॉलेज है, तो आपको अगर उसमें कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली जो है मैसेज करोगे। ठीक है, तो चांसेस है आपके क्लासेस जो है आगे आने की, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। जो ही हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो मैं चैनल पे आपके लिए वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है। इससे आपके 6 महीने बच सकते हैं। जिनका नीट 2025 क्वालिफाई है वो नेक्स्ट सेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अच्छा, नंबर 5 क्वेश्चन, FMG या फिर नेक्स्ट। देखिए FMG, व्हाट इज FMG? दैट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, जो अभी भी चल रहा है। तो इस साल के बच्चों को भी देना है, नेक्स्ट ईयर भी देना है, 3rd ईयर भी देना है। उसके बाद जब हम आएंगे तो हमें जो है नेक्स्ट एग्जाम देना है, नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जिट टेस्ट। वो FMG का ही दूसरा नाम है, बट दैट इज applicable for all the students who are studying medicine, whether they are studying in India or whether they are studying in any part of the world. उससे क्या होगी? एक रैशनलाइजेशन होगी। सभी MBBS ग्रेजुएट्स को एक ही लाइन पे रखा जाएगा कि आपको जो है एक नेक्स्ट एग्जाम देना होगा, तब जाके आप एक इंटर्नशिप या इंटर्न डॉक्टर बनोगे। अगर आपको वो क्लियर नहीं होता है तो आपको फिर से उसी एग्जाम में बैठना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये अप्लाई नहीं होगा। बताओ क्यों? क्योंकि इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है दैट आर ओन्ड बाय मिनिस्टर्स। तो अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बच्चे को जो इंडिया में पढ़ रहा है उसको भी नेक्स्ट देना पड़ा, एक फॉरेन से ग्रेजुएट आ रहा है वो भी नेक्स्ट दे रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस?
बच्चा क्यों 80 लाख से 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा इंडिया में, वो अब्रॉड क्यों नहीं जाएगा, जबकि दोनों को नेक्स्ट ही देना है। तो इनको अपने ही मिनिस्टर्स इस जो है इस लॉ को अपोज करेंगे और एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता है कि नेक्स्ट एग्जाम जो है एप्लीकेबल रहेगा, FMG ही होगा। ठीक है, खत्म ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन JNK में, मैं JNK की बात कर रहा हूँ। और व्हाट आर द अदर कोर्सेज देन MBBS। रिजर्वेशन आपको पता ही है, रिजर्वेशन कमेटी जो 6 महीने पहले बनाई गई थी बाय ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब, और जो हमारी हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर है मिस सकीना आयतू कैबिनेट की है, तो उन्होंने 6 महीने का टाइम मांगा था, बोला था कि आप हमें 6 मंथ्स दीजिए, हम जो है थोड़ी इस पे जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस रिपोर्ट के नतीजे में हम थोड़ी रैशनलाइजेशन करा सकते हैं। एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन का जो है मेंबर भी हूँ, मैं बांग्लादेश विंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे, एज ऑफ नाउ पता चला है कि रिपोर्ट इन्होंने सबमिट की और 55% जो है वो ओपन मेरिट कैटेगरी को जा सकता है। बट एज ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इन्होंने सबमिट नहीं की, ये अभी ऊपर ऊपर की ही खबरें हैं जहाँ जो हमें मिली है। तो आपको क्या करना है, आपको ये पहले दिमाग में निकालना है कि सीट्स कम है, वो है, ये जितनी भी है आपके लिए 1 सीट सफिशिएंट है। ठीक है, ये दिमाग में नहीं रखना है कि ओनली दिस % ऑफ पूल इज। और हाँ, इनजस्टिस है, अगर ये मेरा वीडियो अथॉरिटीज़ तक पहुंच रहा है तो आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, कि प्लीज़ रैशनलाइज दिस एजुकेशन ये रिजर्वेशन पॉलिसी, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ ओपन मेरिट स्टूडेंट्स का जो है मेरिट दिन ब दिन किल किया जा रहा है। सेम मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन मेरे पास SAC MBBS कोटा का ऑप्शन था, दैट इज़ वाई आई एम लिविंग माई ड्रीम टुडे। अगर मेरे पास SAC कोटा का ऑप्शन नहीं होता तो मैं भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के मतलब रिजर्वेशन का मैं विक्टिम बन गया होता। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ 55% है, लेकिन वो अभी ऑफिशियल रिपोर्ट आई नहीं है, आएगा तो वो आपको शेयर करेंगे। बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा, और इसी साल वो जो है एप्लीकेबल रहेगा, जो अभी काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आएगा आपका, तो इसीलिए डिले हो रहा है कि क्योंकि ये रिजर्वेशन सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अदर कोर्सेज देन MBBS, यही थे आपके सारे क्वेश्चन। विद दिस ये लिस्ट एंड होती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, बट थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। देखो, MBBS के बाद आपका जो भी मन कर रहा है किसी ब्रांच में जाना तो आप जाइए। मैं अगर कोर्सेज की प्रेफरेंस रखूं, वो मेरी अपनी जो है, मैं अब थक गया इसलिए सांस भी फूल रही है, जो मैं ये कोर्सेज की प्रेफरेंस रख रहा हूँ वो मैंने अपने हिसाब से बनाई, वो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। आपका अलग होगा तो वो इस पे मैटर नहीं करेगा। देखो, अगर आपको सपोज MBBS नहीं मिल रहा है, आपका सपोज दूसरा तीसरा अटेम्प्ट था या ड्रॉप था, अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा है तो आप बोल रहे हो कि मैं साइड में एडमिशन रखूँ, पार्शियल ड्रॉप लेके मैं फिर से प्रिपेयर करूँ, दैट इज़ अ गुड चॉइस। सबसे पहले अगर आपको एडमिशन BVSC में मिल रहा है देन गो फॉर इट। BVSC का स्कोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे कश्मीर में जो है नया ही शौक लोगों को डेवलप हो गया कि बिल्लियाँ पाल रहे हैं, बिल्लियाँ लोग पाल रहे हैं, जिसकी वजह से BVSC बैचलर्स ऑफ वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री का स्कोप जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आपको BVSC मिल रहा है देन गो फॉर इट। नंबर 2 प्रेफरेंस ऑफ क्या, दैट इज BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग पर्टिकुलरली फीमेल्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप BSc नर्सिंग की तरफ जाइए, क्योंकि आपको पता ही है आपका जो जब नर्सिंग आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, एक नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें डिफरेंट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स जो हमारे इंडिया में है वहाँ पे पोस्ट्स निकल आती है नर्सिंग ऑफिसर्स की, तो 60% रिजर्वेशन वो फीमेल्स को देते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अप्लाई करें नर्सिंग अगर आपको मिल रहा है। फीमेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आपके पास 22-23 ईयर्स में एक 60,000 रुपीज़ की सैलरी वाली एक नौकरी होगी तो उससे बढ़िया चीज़ आपको क्या मिल सकती है। वो तो मेरे लिए एक ख्वाब है, क्योंकि मुझे अभी 4 साल पढ़ना है, फिर उसके बाद FMG देना है, फिर मैं इंडिया में जाऊंगा, वहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, उसके बाद मुझे इंटर्नशिप में 12,000 मिलेंगे, फिर मुझे मतलब MBBS के बगैर तो चलेगा कुछ नहीं, नीट PG तो देना ही है। तो अभी बहुत सफ़र है। तो अगर आपको नर्सिंग में मेहनत करनी आएगी, अगर आप नर्सिंग को सीरियस लेके उन 4 सालों में मेहनत कर सकते हो, तो नॉर्सेट एग्ज़ाम क्रैक करके 60,000 रुपीज़ वाली नौकरी आप पाओगे और लाइफ टाइम आपकी लाइफ सेट। नंबर 2 वॉज दिस। नंबर 3 इज़ BDS। BDS अगर मिल रहा है
प्राइवेट में ज़्यादा स्कोप है, अपना क्लिनिक सेटअप करो, बन गए आदमी। मगर बीडीएस में मतलब बीडीएस के 5 साल में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। आपको मतलब कश्मीरी में बोलते हैं वर्ड कुजहनमस, आपको कुजहनमस डॉक्टर बनना है। व्हाट इज़ दैट? आपकी मिसालें लोग देने चाहिए कि फलानी जगह पे वो डॉक्टर है, उसने बीडीएस किया है, वो अच्छा है, वैसे डॉक्टर बनना है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1-2 रिनाउंड डेंटिस्ट्स हैं, उनके पास ही सभी जाते हैं, वरना कितने डेंटिस्ट्स होते हैं एक एक डिस्ट्रिक्ट। वैसे आपको मेहनत करनी है। फिर अगर आप वैसे अपना प्राइवेट क्लिनिक सेटअप कर रहे हो तो आपको जो है अच्छा अपना जो है पूरा ज़िंदगी उसमें बढ़िया से कट जाए। और जूनियर रेजिडेंसी पोस्ट्स भी आ रही है इसकी, और बहुत सारे पोस्ट्स फिल भी है, अभी अनफिल भी रहेंगे, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में देखा था मैंने, उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे पोस्ट्स को जो है वो फिल करने वाले हैं। 1158 आई गेस समथिंग रिपोर्ट आई थी टोटल जो है वैली में अभी वैकेंट है, जिसमें डेंटिस्ट्री की भी बहुत सारे पोस्ट है, तो बाकी मसला है नहीं। और नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 BUMS, BAMS, BPT। आपको पता ही है रिसेंटली हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत सारी ट्वीट्स बैचलर्स ऑफ यूनानी मेडिसिन आयुर्वेदिक के बारे में जो है ट्वीट्स किए हैं, ठीक है। तो उनके मतलब उन ट्वीट से लग रहा है कि ये अपलिफ्ट करने वाले आयुर्वेदा और होम्यो, ये क्या बोलते हैं, आयुर्वेदा और यूनानी को तो अपलिफ्ट करेंगे, जिसका मतलब स्कोप बढ़ेगा। और भी कॉलेज सेटअप हो रहे हैं, तो जो भी आपको कोर्स मिल रहा है उसमें आप मेहनत करिए, वेदर इट इज़ MBBS। अगर आप MBBS में भी मेहनत नहीं करते हो देन दिस इज़ ऑल वेस्ट। आप पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते अगर आपने MBBS के दौरान मेहनत नहीं की है। किस कॉन्फिडेंस से हाथ लगाओगे एक बीमार शरीर को? आप तो पूरा ही उसको बीमार करोगे। विच मीन्स जिस भी प्रोफेशन में आप हो, मेहनत के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं। अब मैं थक गया हूँ, कुछ और भी बोलना था मुझे, लेकिन अब इसको इधर ही समाप्त करते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस लिए, इसीलिए क्योंकि मैं 1-on-1 किसी का जवाब मतलब किसी का दे पा रहा हूँ, बट अभी मैं सारे DMs को एड्रेस नहीं कर पाया। टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा है, तो अगर मैं आपके DM की जवाब अभी नहीं दे पाया हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप सपोर्ट बनाए रखिए। जो ही मुझे थोड़ी सी फुर्सत कॉलेज से मिलेगी, रोज़ मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आऊँगा। अभी आप देख रहे होगे कि भैया कहाँ बैठे हैं, ये मॉस्किटो नेट है, यहाँ मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो सोने के टाइम पे लगाना होता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल। स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा कोई तो आप कमेंट्स में पूछोगे। ये वीडियो सभी उन एस्पिरेंट से शेयर कीजिए जो अपना करियर मेडिकल में हासिल करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने जनरल सब एटलीस्ट जो भी मुझे याद आया दिमाग में इस हफ्ते, इन 10 दिनों 12 दिनों में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ सब।